साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो कि 7 तारीख 5वां महीना 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है उसका फुल सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो आप सभी लोगों के आने वाले अपकमिंग आरआरबी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आरआरबी एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम्स में आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी भी अपकमिंग है, आरआरबी ग्रुप डी भी आने वाला है, एएलपी ऑलरेडी आ चुका है, एएलपी टेक्नीशियन ऑलरेडी आ चुका है। और आपको पता है कि आरआरबी और भी वेरियस एग्जाम कराती है, जैसे कंट्रोलर का एग्जाम कराती है, जेई का एग्जाम कराती है। तो ये सभी एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर केवल करके जाए तो आप 70 to 75% आप अच्छा 70 to 75% स्कोर कर सकते हैं केवल और केवल प्रीवियस ईयर के बल पे। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे वीडियो का रीच बढ़े और मैं मोटिवेटेड होकर के आप लोगों के लिए डेली वीडियो सॉल्यूशन लेकर आता रहूं। आप हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, आपसे यही उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल क्या बोल रहा है? यदि y की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 462 रुपये है तो 2 वर्षों की अवधि के अंत में कुल देय राशि आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और कुछ नहीं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। तो 10% एक वर्ष में, फिर 10% एक वर्ष में, यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज आप लगा दो 10% प्लस 10 गुना 10/100। तो आप ये लगाओगे तो आपको टोटल ब्याज के रूप में 21% देना होगा। 21% का मतलब 21% ब्याज देना है, यानी कि टोटल ब्याज कितना दे रहा है वो 462 रुपये। तो 21% का 462, तो 1% यहाँ से निकाल लोगे तो आप डिवाइड करोगे तो 21 दूनी 42, 42 फिर 21 दूनी 42, यानी कि 1% का वैल्यू आ गया 22%। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आपको आ जाएगा वो 2200 रुपये। 2200 रुपये मूलधन हो गया, यानी कि अमाउंट, सॉरी मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और 462 रुपये आपको ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट। तो 2200 में 462 जोड़ दोगे तो 4 2 6, यानी कि 2662 रुपये आपको टोटल अमाउंट देना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। दूसरा सवाल है, 7 अंकों की एक संख्या है। 7 अंकों की संख्या 4 6 A 4 8 4 और B जो संख्या 24 से विभाज्य है। यदि कोई संख्या 24 से विभाज्य है तो वो संख्या निश्चित रूप से 8 से विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि 8 गुना 3 होता है 24। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से कटना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो क्या करें कि a प्लस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो a प्लस बी का न्यूनतम मान 1 3 6 और 4 में से न्यूनतम एक ही है, तो पहले हम चेक करते हैं। तो देखो ये आप देखो 6 3 से कट गया, 8 4 12 जोड़ दोगे तो ये भी 3 से कट जाएगा। फिर आप देखो 4 और 4 बच गया कितना? 8, यानी कि 8 प्लस ए प्लस बी, 8 प्लस ए प्लस बी आपको किधर थे हम लोग? देखो आपको 8 प्लस ए प्लस बी बच रहा है। 8 प्लस ए प्लस बी बचने का मतलब हुआ ये कि ए और बी का योग यदि 8 और 1 9 के बराबर, यानी कि एक जगह पे तो आप 1 रख सकते हो, तो 8 है और 1 9 हो गया, यानी कि एक जगह पे आप 1 रख सकते हो। अब क्या है, आप देखिए बी के जगह पे हम क्या रखें ताकि वो 8 से कट जाए। तो आप ही बताइए कि 8 से कटाने के लिए 8 यहाँ पर बी का वैल्यू दिया है, तो 840 को 8 से कटाने के लिए आप क्या करोगे? तो 0 रख दो। ए की जगह पर 1 आ गया, बी की जगह पर 0, तो 0 और 1 को जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 3 संख्या है, 4 13 और 9 के अनुपात में उनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होगा? ये सिंपल है। आपको पता है कि पहले हम ट्रेडिशनली जब निकालते थे, मान लो कि 4 13 और 9 बच जाता था और यहाँ पर कोई संख्या x हुआ करता था, ठीक है ना। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते तो निकल के आ जाता था एलसीएम ट्रेडिशनली। तो उसी तरह से यहाँ भी कंसेप्ट लगाना, यदि आपको ट्रेडिशनल मेथड पता है, जो बेस है वो पता है, तब आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। तो देखो आपको दिया है 6080 एलसीएम है। एलसीएम क्या है भाई? तो x गुना 4 गुना 13 गुना 9 करने पर आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ बारी बारी से आप ये क्या कर, नीचे आ जाएगा 4 गुना 13 गुना 9 नीचे आ जाएगा। आप कट लगाओगे, 4 से कट लगाओ तो 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4। 13 से कट लगाओ तो 13 इकाई 13, फिर क्या बच जाएगा? 2 22, 13 इकाई 13, फिर 9 बच जाएगा 13 7 91। 9 से कट लगाओ, 13 9 17 से, यानी कि जो ये x आया वो 13 आ गया। और x क्या है? x आप देख लो, x वह संख्या है जो तीनों संख्याओं में शामिल है। जो संख्याएं तीनों संख्याओं में शामिल होती है उसको ही HCF कहा जाता है, यानी कि संख्या 13 जो है इसका उत्तर हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो घनात्मक संख्याओं का योग 27 है। दो घनात्मक संख्याएं x प्लस वाई, इनका योग हो गया 27 और उनका गुणनफल 170 है। x गुना वाई जो दिया है 170 दिया है, तो उनके बीच का घनात्मक अंतर मतलब पॉजिटिव में अंतर देखना है। देखिए तो आप बताओ ना, ये तो काफ़ी इजी है। 170 को आप क्या लिख सकते हो, 17 गुना 10 लिख सकते हो, और 17 गुना 10 लिख सकते हो, और 17 10 को जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। ये काफ़ी ऑप्शन से बनाने वाला ये सवाल है। तो 17 में से 10 गया तो कितना बच गया, 17 में से 10 गया तो 7 बच गया। दिमाग इसमें नहीं लगाना है आपको, ऑप्शन से बनाइए। अब क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 है। समचतुर्भुज आपको पता है इस तरह से बनाते हैं, उसका परिमाप 100 है। इसके विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 14 दिया है। तो आपको पता है कि समांतर समचतुर्भुज का सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 100 है उसका परिमाप, तो इसको जब आप 4 से भाग करोगे तो एक भुजा का माप आ जाएगा 25, यानी कि उसकी सभी भुजाएं कितनी है, 25 है। और उसका एक विकर्ण, मान लो कि ये इस तरह से ऐसे है और ऐसे, तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री का कोण पे बनाते हैं, इस तरह से आपको पता है। तो मान लो कि छोटा वाला 14 है, ये बड़ा वाला है, जो कि सभी, इधर देखो लंबाई पूछा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है, सभी का मान जो है 14 से बड़ा ही है। तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। और आपको बताना है कि ये वाला क्या होगा, तो आपको ये पता है, और ये वाला क्या होगा, तो 2x का वैल्यू आपको बताना है। आपको पता है कि ये समद्विभाजित कर रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे 7x और 24 जो होगा, सॉरी ये 25 जो होगा वो त्रिक होगा, पाइथागोरियन त्रिक होगा। यहाँ पे आप 24 जब रखोगे ना तो 7 24 25 पाइथागोरियन त्रिक होता है। तो एक का मान आएगा 24, तो दूसरे का मान भी आ जाएगा 24, तो 24 24 जोड़ दोगे 48। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या है, उसके संख्या के अंकों का 2 अंकों की एक संख्या है, उस 2 अंकों की एक संख्या है और उसके संख्या के अंकों का योग 9 है, उसमें 27 जोड़ने पर उसके अंक उत्क्रम हो जाते हैं। तो उन संख्या का यहाँ पे वही उत्क्रम मतलब उलट जाते हैं। जैसे कि मान लो कि एक संख्या है a और b, ये उसमें 27 जोड़ने पर b और a हो जाता है। तो इसको बनाने का एक ट्रेडिशनल मेथड है। तो इकाई अंक ज्ञात कीजिए, माने ये पूछा है। तो आप देखो ना इकाई अंक, आप देख लो, मान लो कि इकाई अंक 4 रखते हो तो क्या रखोगे कि 9 हो जाते हैं, यहाँ पे 5 रखोगे। तो 54 में आप 27 जोड़ो, तो 9 4 13, 5 2 7 1 8, क्या ये 54 पलट के 45 हुआ, नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन उसी तरह से देखो, इकाई अंक की जगह पर 6 रख दो, 100 में क्या जोड़ोगे कि 9 हो जाए, तो 3, यानी कि वो संख्या 36 है। 36 में 27 जोड़ो, 7 7 6 13, 3 2 5, 7 6 13, 3 2 5 1 6। देखो ये 36 जो था बदल के 63 हो गया, यानी कि यही संख्या है, यानी कि इकाई अंक पे 6 रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये सभी सवाल को आप ऑप्शन से बनाइए, काफी बेटर है। नेक्स्ट, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास होता है। मैंने एक मशीन खरीद के लाए, 10% दाम उसका घटने लगा, 2 वर्ष के दाम मूल्य ह्रास कितना होगा, तो निगेटिव आ रहा है। आप ये निगेटिव सक्सेसिव लगा दीजिए, 10 का निगेटिव सक्सेसिव आपको पता है 2 वर्षों का -19 हो जाएगा। 10 का निगेटिव लगाओगे -19 हो जाएगा, ठीक है ना। दिए गए अनुपातों में सबसे बड़ी संख्या, बड़ा अनुपात कौन सा है, ये 4 अनुपात दिए गए हैं आपको, इसमें सबसे बड़ा अनुपात खोजना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप 2 अनुपात का कंपैरिजन कर दो, जैसे 7 और 11 है और दिया है 3:5, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 7 का 5 से गुना करोगे तो 7 5 35, और 11 का 3 से गुना करोगे तो 11 3 33। 35 बड़ा है कि 33, तो जो पहले वाला है माने कि इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो ये 35 आ रहा है, यानी कि 7:11 बड़ा है। अभी इन दोनों में कंपेरिजन जब कराए तो 7:35 यानी कि 7:11 बड़ा है। उसके बाद 7:11 का दूसरा कंपेरिजन कराएंगे 5:8 से। तो देखो 8 7 56, 11 5 55। अभी बताओ कौन बड़ा है, तो ये पहले वाला यानी कि 56 बड़ा है, यानी कि 7 ही बड़ा, अभी 7:11 ही बड़ा है। 7:11 का पुनः हम कराएंगे किससे, 4:7 से। 4:7 तो 7 28, 11 चौक नहीं, 7 7 49, 11 चौक 44, तो 49 और 44 में कौन बड़ा है, आप बोलोगे 49, यानी कि हर एक कंडीशन में 7:11 बड़ा आ रहा है, तो आपका वही है आंसर। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 घंटियां 1764 और 2268 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। शुरुआत में वे एक साथ बजती हैं, तो कितने समय बाद दोनों घंटियां पहली बार फिर एक साथ बजेंगी। तो आप इसका एलसीएम ले लो, देख लीजिए, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। मेरे पास थोड़ा ये स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जितना बेटर तरीके से आप एलसीएम निकाल पाएंगे। देख लीजिए दोनों में क्या है कॉमन, देखिए 4 से कट रहा है ये 64 और 4 से कट रहा है, तो 4 से भी ये संख्या कट जाएगा। और देखो 7 1 8 8 4 12, 12 6 18, यानी कि 3 से भी कट रहा है, तो 2 2 4,
4 6 10 10 8 18 यानी कि 3 से भी कट रहा है। आप सीधे 12 से इसको डिवाइड करोगे ना, इसको भी 12 से डिवाइड करोगे तो ये एक छोटा सा नंबर आपको आ जाएगा। आप इसको बना लेना, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ईजी तो नहीं बोलेंगे इसको, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आप इसको कर लो। उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं लगाना, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। इसमें केवल और केवल एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम को जितना आएगा सेकंड में आएगा, उसको आप घंटा में बदलने के लिए 60 और 60 दो बार 60 से भागा दे देंगे, आपका घंटा में आ जाएगा, क्योंकि घंटा मिनट और सेकंड में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो जो संख्या 6 से कटेगी, अभी हमने आपको बताया, जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। 2 से कटने का नियम क्या है? इकाई अंक में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से कटने का क्या है कि उसका संख्या का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो आप देख लो, पहला ऑप्शन 2 कट रहा है, ये कट रहा है क्या? 1 नहीं कट रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन तो निश्चित रूप से नहीं होगा। 8 कट सकता है और 6 कट सकता है। चलिए भी देखिए, अब देखते हैं। ये तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। अब देखो 8 1 9 और 9 खत्म, 4 5 9 2 11, यानी कि ये 3 से तो नहीं कटेगा। उसी तरह से देखो 6 4 2 6 5 3 8 8 16, ये 16 आ रहा है संख्याओं का सम, तो ये 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर देखो 4 नंबर चेक करते हैं, तो 5 3 8, देखो ऐसे इसको ऐसे चेक करेंगे, 3 3 से कट गया, 6 3 से कट गया, 2 1 3 कट गया, 7 5 12 कट गया। यानी कि आपने देखा ये संख्या पूरी तरह से 3 से कट रही है। तो 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो संख्या पूर्ण रूप से 6 से कटेगी। उस गोले का व्यास ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और बोल रहा है कि आपको निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? 28962 दिया हुआ है, 28962 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो आपको पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है कितना? 28962। आप देखो 4 इंटू पाई के जगह पर रखोगे 22/7 और आर के जगह पर रखोगे आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 28962। 11 से कट रहा है क्या? 11 दूनी 22 नहीं कट रहा, 22 कितना बच गया? 6 69 हो गया। तो 11 से नहीं कट रहा है। देखिए इधर से आप अंकों का सम लगाएंगे तो 9 2 11 और 11 और 2 13, 8 6 14, 13 और 14 का सम या तो 0 या तो 11 या तो 12 या तो 22 या तो 33 आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा, यानी कि संख्या 11 से नहीं कट रहा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव है तो क्या हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 गुना 20, 2 गुना इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 7, ओके ना। फोर गुना 22 गुना 7, तो क्या आ जाएगा? इतना गुना 7 बटा में। तो आप आर का वैल्यू क्या निकाल लोगे यहाँ से? 2। आप आर का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रूट अंडर निकालना पड़ेगा। इसका अंडर रूट आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ से आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये मेरा डिस्प्ले थोड़ा छोटा है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। बोडमास का नियम का प्रयोग करके आपको निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। बोडमास का प्रयोग करना है और व्यंजक को सरल करना है। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो गया। इधर भी 3/4 दिया है तो 3 3 6/4 हो जाएगा, यानी कि 3/2 में से 2/3 घटा दोगे, 3/2 में से 2/3 घटाओगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो 5/6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए और बी एक व्यवसाय में 5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद सी व्यवसाय में ए के निवेश के बराबर धनराशि का निवेश करके शामिल हो जाता है। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 92,000 रुपये है। तो ए बी और सी के हिस्से का योगफल क्या है? तो देखो ए बी और सी तीन लोग व्यवसाय में रुपया लगाते हैं। ये 5 रुपये लगाता है, ये 7 रुपये लगाता है और ये सी व्यवसाय में ए के निवेश के बराबर, यानी कि सी भी 5 रुपये लगाता है। तो कह रहा है 4 महीने बाद सी निवेश करता है, ठीक है ना, धनराशि पर निवेश करके शामिल हो जाता है। एक वर्ष के अंत में यानी कि इसका भी पैसा 12 महीने लगा रहा, इसका भी 12 महीने लगा रहा, लेकिन इसका तो 4 महीने बाद आया ना, यानी कि 8 महीने ही लगा रहा। तो आपको पता है कि समय गुना
जो निवेश है, समय गुना निवेश करोगे तो लाभ का अनुपात मिलेगा। तो आपको पता है ये 4×3 = 12 हो जाएगा, ये भी 4×3 = 12 हो जाएगा, और ये 4×2 = 8 हो जाएगा। तो देखो ये 5×3 = 15 रुपया इसका हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 7×3 = 21 रुपये इसका हो जाएगा, और 5×2 = 10 रुपये इसका हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो आएगा इस अनुपात में आएगा। तो बोल रहा है कि बी और सी के हिस्से का योगफल क्या है। बी और सी को जोड़ दोगे आप तो 21 10 31 रुपया मिल जाएगा। टोटल लाभ हुआ है 92,000, टोटल लाभ हुआ है 92,000। तो 92,000 लाभ हुआ है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अब 31 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 31 में 15 जोड़ने पर 46 हो रहा है। 46 दूनी क्या होता है 92, यानी कि 92,000 दिया हुआ है ना, तो 46 दूनी 92, यानी कि एक का वैल्यू आ रहा है कितना 2,000 रुपये। तो 31 का वैल्यू कितना आ जाएगा 62,000 रुपये। देखो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 में है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 में है। यदि प्रत्येक में 6 घटाया जाता है तो परिणामी संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ये 3x है और ये 5x है मान लो। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाता है, इसमें से भी 6 घटा दो, इसमें से भी 6 घटा दो, तो परिणामी संख्या 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो मूल संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, यानी कि 3 और 5 के बीच का अंतर क्या है। तो इसको आप हल करोगे तो 3 दूनी 6x और 6 दूनी ये क्या हो जाएगा 12, और इसको हल करोगे तो ये 5x - 6। देखो ये 5 6 घटा दोगे तो ये x हो जाएगा, और ये 12 जो है यहाँ पे केवल माइनस है, ये 12 जो है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 6 18। तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 18। तो 5 और 2 में कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, क्या कर रहा है कि 3x है और ये 5x है, इसमें से 6 घटाना है, और ये संख्या क्या हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। तो ये गुना कराओगे तो 3 दूनी 6x - 6 दूनी 12, और ये कराओगे तो 5x - 6। ठीक है, तो 5x में से 6x घटा दोगे तो x आ जाएगा, और ये 12 में से इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 में 6 घट जाएगा तो 6, यानी कि x का वैल्यू आ गया 6। और देखो दोनों में कितने का अंतर है, 3 और 2 के बीच के 2 का अंतर है। 1 का वैल्यू माने x का वैल्यू आ रहा है 6, 2x का वैल्यू हो जाएगा 12। 15 संख्याओं का समांतर माध्य 82 है। प्रत्येक संख्या को घटाने पर माध्य में 6 की कमी हो जाती है। एक संख्या को घटाने पर माध्य में 6 की कमी हो जाती है। तो घटाई गई संख्या क्या है, क्या करेंगे 15 संख्याओं का समांतर माध्य 82, माध्य 82 है। एक संख्या है जिसको हटाओगे माइनस करोगे ना तो संख्या कितनी हो जाएगी 14, लेकिन माध्य में कमी हो जाएगी कितने की 6 की, तो 82 से घट के कितना हो जाएगा। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से ऐसे बना सकते हैं, ये 15 संख्याओं का माध्य 82 है, और उसमें से जब आप क्या करते हो कि 6 की कमी करते हो, एक संख्या घटाते हो, यानी कि संख्या कितनी हो गई 14, तो माध्य में 6 की कमी हो जाती है, यानी 82 में से 6 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 82 में से आप 6 घटा दोगे तो वो हो जाएगा 76। ठीक है ना, तो आप बताओ। तो बोल रहा है तो घटाई गई संख्या क्या है, तो कुल संख्या माइनस नई संख्या बराबर जो घटाई गई संख्या है वो है। तो देखो यहाँ पे 5 दूनी 10 यूनिट डिजिट आ रहा है, और यहाँ पे 7 6 42 यानी कि 2 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो देखो 10 में से 2 घटाओगे तो 8, 6 चौका 24, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, सॉरी कितना यूनिट डिजिट आ रहा है 4 यूनिट डिजिट आ जाएगा। 10 में से 4 घटाओगे तो 6, देखो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है। दूसरा अप्रोच क्या लगा सकते हो, ये मान लो कि एक संख्या है 15 संख्याएं हैं, उसका औसत 82 है। ठीक है, अब एक संख्या को हटा दिया गया, एक संख्या जो भी हटाया गया उससे क्या हुआ, औसत में 6 की कमी हो गई। तो 6 की कमी होने का मतलब है कि जो जाने वाला है वो ज्यादा लेकर के गया है, इतना ज्यादा लेकर के गया है कि सभी को 6 का भरपाई करना पड़ा। तो 6 का भरपाई करने का मतलब कि 14 ऐसे लोग हैं जिनको 6 जो उनका संख्या है वो 6 कम हो जा रहा है, तो 14 छक्का 84 हो जाएगा। आप देखो पहले औसत कितना था 82, 84 और 82 जोड़ोगे तो 66, 166 हो जाएगा। ऐसा भी आप अप्रोच लगा सकते हो। XYZ मिल करके एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। ये XYZ मिल करके एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। X + Y + Z एक मिल करके टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों यदि तीनों पाइप 3 घंटे तक एक साथ चले, तीनों को 3 घंटा तक चला दो, फिर Z को बंद कर दो। XY मिलकर शेष टंकी को 10 घंटे में भरते हैं, तो XY मिलकर के शेष टंकी को 10 घंटे करे, तो पाइप 10 घंटे में भरते हैं, तो पाइप Z अकेले टंकी को भरने में कितना समय में भर सकता है। Z का पूछा है, Z कितना, तो Z की क्षमता निकाल दो। Z की क्षमता कैसे निकलेगी, बोल रहा है कि तीनों मिलकर के X + Y + Z मिलकर के 8 घंटे में भर सकते हैं। तो मान लो कि टोटल 8 ही है, तीनों की क्षमता क्या आ गई 1 आ गई। कह रहे हैं कि तीनों पाइप 3 घंटे तक एक साथ चलते हैं, 3 घंटे तक चलेंगे तो 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 3 घंटे में 3 यूनिट, यानी कि 5 बाकी रह गया।
फिर जेड को बंद कर दिया गया, यानी कि जेड अब वर्किंग नहीं है। एक्स वाई मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं। टोटल 5 लीटर मान लो कि टंकी भरना है, वो 10 घंटे में भर रहे हैं, तो उनकी क्षमता 1/2 आ गई। यानी कि दोनों लोग 1 लीटर यदि भर रहे हैं 1 घंटे में, तो एक्स और वाई और जेड मिलकर के आधा लीटर ही भर पा रहे हैं, यानी कि आधा लीटर, यानी कि 1/2 क्षमता किसकी है, जेड की आ गई। टोटल 8 काम करना है और जेड की क्षमता 1/2 आ गई, तो जेड कितना देर में कर पाएगा, 16 घंटे में। इस तरह से आपको अप्रोच लगाना है। एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है। कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 16 और 29% की क्रमिक छूट देता है। कितने भी संख्या में खरीदे गए खिलौने पर 4, 34 और 37 की क्रमिक छूट देता है। पहले 4 खिलौने खरीदने पर 12% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने खरीदने पर 27% की छूट देता है, और 10 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त में देता है। तो देखो ये सवाल है सक्सेसिव का, यहाँ पर सक्सेसिव लगा दोगे तो 16 कितने भी संख्या में खरीदे खिलौने पर इतना की क्रमिक छूट दे रहे हैं, तो -16 -29 माइनस प्लस 16 गुना 29/100, इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद 4, 34, 37 का क्रमिक छूट निकाल लोगे। उसके बाद इसका भी उसी तरह से 4 खिलौने पर 12% की छूट, 4 खिलौना खरीदिएगा तो उस पर 12% की छूट, और शेष खिलौना यानी कि टोटल 10 खिलौना खरीदना है तो 6 खिलौना खरीदिएगा उस पर टोटल 27% की छूट, और आप इसको 6 4 10 से भागा दे दोगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज आएगा वो निकाल देख लीजिएगा। और 10 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है, यानी कि 10 खिलौना खरीदिएगा तो 4 खिलौना आपको मुफ्त मिल जाएगा, लेकिन दुकानदार को 14 खिलौना बेचना पड़ेगा। गुना 100 करके ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, यानी कि सबसे कम लाभप्रद किसी ग्राहक के लिए ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। तो आप देख लेंगे। क्या बोल रहा है कि 180 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 350 मीटर पुल को पार करने में, तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 300 100 400 8 5 13, यानी कि 500 300 100 400 और 530 हो गया। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम ही तो बताना है, कितना समय लगेगा सेकंड में बताना है, और उसका स्पीड कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो और सेकंड में बताना है आंसर। तो हम क्या करेंगे 5/18 से सीधे डिवाइड कर देंगे और यहाँ से समय निकल के आ जाएगा, यानी कि एस निकल के आ जाएगा। आप कैलकुलेट करोगे 18 3 54 18 चौक 72, 5 का 20 से कट गया, यानी कि 53/2, 53/2 मतलब 26.5। करें कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसमें 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 1320 रुपये मिलेंगे। तो 20% वार्षिक दर लग रहा है 3 वर्ष में साधारण ब्याज, तो आपको पता है कि ब्याज इंटरेस्ट गुना टाइम जब आप करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। सॉरी, ये क्या बोलते हैं, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। दर कितना है 20% वार्षिक है, 3 वर्षों के लिए देना है, और टोटल कितना मिल रहा है आपको ब्याज के रूप में, तो 1320 मिल रहा है। आप इधर से कट लगाओगे तो 1 वर्षों का निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, 3 वर्षों का है ना, तो 60% बराबर इतना दिया है, 60% बराबर आपको दिया है 1320। तो आप क्या करोगे 1320 को 60 से भाग दे दोगे, तो आपको पता है 0 से 0 कट गया, 6 इकाई 6 6 दूनी 12, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक है, 1% का वैल्यू आ गया 6 दूनी 12, यानी कि 22। तो आपको पता है कि 1% का वैल्यू 22 आ गया, तो पूछा है क्या है, राशि पूछा है, तो 1% का वैल्यू 22, तो 100% का वैल्यू 2200 हो जाएगा। क्या बोला है, पिछले महीने किसी फल विक्रेता ने 600 प्रति बक्से की दर से आम बेचे, एक बक्से का दाम 600 रुपया है। इस महीने में वह परिवहन पिछले महीने किसी फल विक्रेता ने 600 रुपये प्रति बॉक्स की दर से आम बेचे थे। इस महीने वह परिवहन लागत के कारण पहले कीमत में 10% की वृद्धि करता है, अब 10% की वृद्धि कर देता है, फिर वर्धित कीमत पर 15% की छूट देता है। तो 600 का 10% आपको पता है कि 60 होगा, यानी कि वो 660 कर देता है, और फिर वर्धित मूल्य पर माने 660 पर 15% की छूट देता है। ठीक है, 15% की यहाँ पे छूट दे दिया। तो आम के एक बक्से की अंतिम कीमत कितनी होगी, सिंपल है, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ से ये कट लगाओगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 33 दूनी 66, और 33 तिहाई क्या करोगे, 33 तिहाई क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 3 3 9 99, तो 99 रुपये की छूट देनी होगी। तो 660 में
660 में 99 का छूट दे दोगे तो 10 में से 1 गया 9, और फिर क्या होगा ये 14, 15 में से 9 गया तो 6, और फिर क्या हो जाएगा ये 5, तो 561 रुपये। नेक्स्ट देखिए, एक डीलर किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम कीमत पर खरीदा होता, 126 रुपये अधिक में बेचा होता, कम में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक डीलर किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का सामान खरीद के लाया, 115 में बेच दिया। कह रहा है कि यदि उसने 10% कम कीमत पर खरीदा होता, 10% कम पर खरीदने का मतलब होता 90 में खरीदा होता और 126 कम में बेचा होता, यहाँ बेच रहा है ना, 126 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो 90 पे 20% का लाभ जब आप निकालोगे तो 90 का 20% आ जाएगा बटा में 100, तो देखो आप क्या आ जाएगा, ये 9 दूनी 18, यानी कि 18 जोड़ोगे तो ये 108 आ जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताओ, पहले 115 रुपये में बेच रहे हो, अभी 108 रुपये में बेच रहे हो, तो आप 126 रुपये कम में बेच रहे हो, यानी कि यदि परसेंटेज में देखेंगे तो 15 और 8 कितने का अंतर आ रहा है, तो आप बोलोगे 7 का अंतर आ रहा है, यानी कि 7 का अंतर करने पर 126 रुपये का अंतर आ रहा है। अब देखो 7 इकाई 7, कितना आ गया, बच गया 5, 7/56, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया 18, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1800 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। 1 का वैल्यू 18 तो 100 का वैल्यू 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 4 है। 4 sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 4 और थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो पूछा है आपसे sin 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा का मान। तो आपको पता है कि थीटा को आप 30, 45 और 60 ही रख सकते हो। चलो 30 रखते हैं। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cosec 30 का वैल्यू क्या होता है 2, ठीक है ना। तो इधर से कट गया 2, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30, देखिए 2 + 2 आ गया 4, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। इसी तरह से आप इसमें रख दो, थीटा का वैल्यू आ गया 30, तो sin 3 थीटा है, तो यानी कि sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0, तो sin 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा का मान हो जाएगा 1 + 0 1। एक स्ट्रीमिंग सेवा 150 रुपये प्रति माह चार्ज करती है। एक स्ट्रीमिंग सेवा है, ये 150 रुपया 1 महीने का ले रहा है। यदि आप 15% छूट के साथ एक वार्षिक प्लान खरीदते हैं, माने 12 महीने वाला प्लान खरीदते हैं, तो 1 वर्ष के लिए मासिक भुगतान की तुलना में आपकी कुल बचत कितनी होगी। क्या कर रहा है कि 150 रुपया प्रत्येक माह रिचार्ज प्लान है, लेकिन जैसे ही आप 12 महीने के लिए खरीद लेते हैं तो आपको 15% का वो छूट दे देगा। तो कह रहा है कि कुल आप बचत कितना कर पाएंगे। तो देखो 150 रुपये का मासिक प्लान है, 12 महीने के लिए आप खरीद देते हैं तो इतना रुपया लगेगा, लेकिन आपको 15% का इस पर छूट मिल जाएगा। देखो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 15 × 90 9 × 27, यानी कि टोटल 270 रुपये आप सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के दुगने से 4 वर्ष अधिक है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु यदि x है तो उसके दुगने से 4 वर्ष अधिक है, यानी कि 2x + 4 है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के दुगने से 4 अधिक है, कर दिए। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 है। 6 वर्ष बाद, यानी कि इसमें भी 6 इसमें भी 6, 6 इसमें भी जोड़ दोगे और 6 इसमें भी जोड़ दोगे, उन दोनों के आयु का योग कितना हो जाएगा 58 वर्ष हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। देखो ये 6 × 4 = 10, 2x और x 3x, ये 6 × 4 = 10, 6 = 16, यानी कि 58 में से आप 16 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, तो घटा होगा तो 14 × 3 = 42, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 14 और पुत्र की आयु x वर्ष है, यानी कि 14 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, 2 नल एक टंकी को 2 घंटे और 37 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल से 37 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तो खाली टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा, आप लोग जरूर इसका उत्तर दीजिए, काफ़ी इजी सवाल है। सुनील, आपका भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। कुछ जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं उसमें केवल कैलकुलेटिव छोड़े हैं, पूरा कंसेप्ट आपको बता ही दिए हैं, तो आप कैलकुलेशन करके जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सुनील 7000 रुपये में एक माइक्रोवेव ओवन खरीदता है। वह इसके परिवहन पर 400 रुपये खर्च करता है और मरम्मत पर 600 रुपये। 7000 रुपये में माइक्रोवेव ओवन खरीदा है, उस पर 400 रुपया परिवहन पर, मतलब वहाँ से लाने में, बाजार से लाने में, और 600 रुपया उसको बनाने में। वो क्यों खरीदा कि उसको बनाना ही पड़ रहा है। तो 7000, 400 और 600 मिल करके टोटल उसका खर्च 8000 रुपये का हो गया, ठीक है ना। वह ओवन को
9800 में, बहुत चालाक है, 9800 में बेच देता है। तो कुल निवेश पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो आप बताओ 8000 रुपया पे खरीद किया और 9800 पर बेच दिया, तो अब यहाँ से कट लगा लो, यहाँ से भी कट लगाओगे तो 40, ये हो जाएगा 49, ठीक है ना। 40 रुपये का सामान खरीद के आप 49 रुपये में बेच देंगे तो आपको 9 रुपये का फायदा हो जाएगा। कितना रुपया पर? 40 रुपया पर। गुना क्या करा दोगे? 100, तो ये गुना करा दोगे क्या? 100, यानी कि देख लो आप, ठीक है, यहाँ पे गुना करा दोगे 100 से, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यानी कि 9 5 45, 45 बटे 2, यानी कि 22 दूनी 44, 22.5% उसको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति P से Q 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। P से Q जब जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और फिर उसी मार्ग पर 10 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आ रहा है। उसको कुल जॉगिंग करते हुए वापस आ रहा है, उसी मार्ग से जॉगिंग करते वापस आ रहा है। यदि कुल 3 घंटे का समय लगता है तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी आपको पता है कि P से Q तक गया है और Q से P तक आ गया, यानी कि दूरी जो है वो फिक्स है। तो चाल का अनुपात दिया है 5:10, 5:10, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 10:5, यानी कि 1:2, ठीक है ना। तो देखो 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो उसको जाने में 5 इकाई 5, और ये इसको देखो 10 दूनी 20, आने में 20, 10 दूनी 20। और क्या हम बना रहे हैं यार, ये गलत है ये तरीका। क्या बोल रहा है ये? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। कुल जाने में उसे जो समय का अनुपात लगेगा वो 10 अनुपात, हमने क्या बताया आपको कि दूरी समान है तो समय का अनुपात उसका चाल का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10:5 हो जाएगा। तो आप देखो उसको टोटल जाने में 2 घंटे का समय लग रहा है और वापस आने में 1 घंटे का समय लग रहा है। तो बोल रहा है कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है? तो P और Q के बीच की दूरी मान लो कि 15 है। 5 से जाएगा तो 5 नहीं 15, और वापस आएगा 10 से, तो यानी कि 1.5, यानी कि टोटल 3 घंटा तो नहीं लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। इसको ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से हिट कीजिए। उसके बाद देखो 10 किलोमीटर मान लो की दूरी है, 5 से जा रहा है, 5 से जाएगा तो 2 घंटे जाने में और 10 से वापस आएगा तो 1 घंटे आने में, तो 2 1 3 घंटे, यानी कि यही शिफ्ट कर गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे सवाल को आपको ऑप्शन से ही बनाना है। ये क्वेश्चन है आप लोग, इसका जोड़ घटाव का सवाल है। जोड़ घटाव का सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। आप इसका हमारे वीडियो को पॉज कीजिए। तो मूल अधिकारों की प्रधानता को 44वें संविधान संशोधन के आधार पर पुनः स्थापित किया गया। मार्च 2025 में अस्तित्व की पुनर्कल्पना, विश्व साहित्य और भाषा में उभरते परिप्रेक्ष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह है भारत, अपना भारत, प्यारा भारत। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो अस्थि स्वास्थ्य के लिए आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? तो जब भी हड्डी स्वास्थ्य की बात आ जाए तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे, यानी कि विटामिन डी। जब भी हड्डियों के स्वास्थ्य होने की बात होगी तो विटामिन डी की बात होगी। ध्वनि तरंग के आयाम को बढ़ाने से उत्पन्न ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि तरंग के आयाम को बढ़ाने से उत्पन्न ध्वनि क्या होती है? उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। ध्वनि की प्रबलता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली मुख्य रूप से सैन्य प्रशासन की एक प्रणाली थी। अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली मुख्य रूप से क्या थी? सैन्य प्रशासन की एक प्रणाली थी, सैन्य प्रशासन की एक प्रणाली थी।